बच्चों, तो हमारी आज की क्लास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स एंड मोमेंटम को रिलेट करता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मतलब आने ही आने हैं, फिक्स है ना। तो थोड़ा बच्चे समझते हैं इसके बारे में। ठीक, आप देखेंगे, समझिए। अब देखें, हमने पिछली क्लास में जाना था फोर्स के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट का पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल बेटा क्या था? फोर्स था। ठीक है, अब बात यह आती बेटा कि फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी समझें अगर, तो देखते हैं बेटा कि फोर्स जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the change in momentum। या फिर आप थोड़ा और इसको अगर देखें, तमीज से पढ़ना चाहें, तो ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the force applied, कितना फोर्स अप्लाई हुआ है ये डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। बेटा सोचिए, मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे ये साइक्लिस्ट है, और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा है ना, समझे। और सिर्फ 1 सेकंड में इसने ब्रेक लगा के, अब पहले तो मोमेंटम क्या है बेटा, अगर नहीं पता मोमेंटम क्या है तो ध्यान रखिएगा, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। बेटा मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा, अब जब कोई ऑब्जेक्ट का एक मास है, उस ऑब्जेक्ट के और उसमें वेलोसिटी भी है, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक मोमेंटम कैरी कर रहा है, उसमें मोमेंटम है। अगर किसी में मास और वेलोसिटी साथ में है तो मतलब उसमें मोमेंटम है। समझ गए बेटा। और अब इस मान लीजिए पूरे सिस्टम में जो मास है वो कुछ ऐसा, कुछ आप 80 kg मान लीजिए बेटा, 80 kg मान लीजिए, तो यहां पे मोमेंटम कितना हो बेटा? 400 kg मीटर पर सेकंड। ठीक बेटा, यहां पर आया। अब इन्होंने ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसका जो मास है बेटा वो तो सेम ही रहेगा, इनका मास रहेगा 80 kg, पर जो वेलोसिटी थी बेटा वो कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। तो अब कितना मोमेंटम हो गया? 0। अब कितना मोमेंटम बेटा? 0 हो गया मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? बच्चों ये बता दो। आप कहोगे कि भैया 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या आया चेंज, कितने टाइम में आया बेटा? 1 सेकंड में। अब इसको फील करिए बेटा, फील समझिए। आप इतने की स्पीड से हैं, आपने सडन ब्रेक मारा तो ज्यादा फोर्स लगा। अब आप सेम केस को ले लो, आपने यहां पे ये जो ब्रेक मार के 0 पे ले गए, इसको ले गए आप 4 सेकंड में,
या फिर बेटा 3 सेकंड में, तो उस केस में आप खुद फील करें फोर्स कम आएगा। आप एक बाइक को चला रहे हैं बच्चे, आपकी रेस तेज है, आपने एक से ब्रेक मारा तो फोर्स ज्यादा फील होगा, है ना, फोर्स क्या होगा बेटा, ज्यादा फील होगा। और यहां पे आपने क्या देखा कि कम टाइम में आपने चेंज करा तो फोर्स ज्यादा फील होगा। तो यहीं पे ये बात आई, चेंज किसने, मोमेंटम में। तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितने टाइम में आप मोमेंटम में कितना चेंज लेके आने वाले हैं। वैसे तो चेंज इन मोमेंटम टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव होता है बेटा, क्लास 11 आप सीखोगे। पर अभी आप देखो चेंज इन मोमेंटम इन कितना टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स। तो यहां पे इसीलिए मैं अब ऐसा मान लेता हूं बेटा, इसको लिख लेंगे सब बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं ये मान लेता हूं कि यहां पे अभी डेरिवेशन है बेटा इक्वेशन की, ये इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन है। तो वो ये है कि आप मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आप u मान लीजिए, उसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब ब्रेक अप्लाई हुए जो भी है वो आपने v मान लिया। बेटा मास उसका m है, मास तो सेम रहेगा, मास कितना हो गया m। ठीक, अब देखें बेटा यहां पे क्या होने वाला है, हाँ, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम बेटा कितना होता है बताओ, मोमेंटम कितना होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फिर माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा आपने m कॉमन लिया, v माइनस यू अपॉन में t। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m। बच्चों आप सब बच्चों ने क्लास 9th में ही सीखा हुआ है इक्वेशन कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मोशन में सीखा हुआ है, जहां से मुझे v माइनस यू अपॉन में a क्या मिल जाता, अपॉन में t क्या मिल जाता है बेटा, a मिल जाता है। तो क्या मैं इस v माइनस यू अपॉन t की जगह पे a लिख दूं बेटा। तो अब यहां से फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो बेटा, के एम ए, जहां पे के कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे फोर्स कितना आ गया बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहां से ये इक्वेशन क्या हुई बेटा, इंट्रोड्यूस हो गई है। तो इसको सब बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए होल्ड करके इसे। तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है यहां पे। अब देखिए यहां पे जो बाइसिकल का मास और राइडर का मास मिला के पूरा मास कंसीडर किया जाएगा। आप थोड़ा अगर इसकी स्पीड को गौर करेंगे तो आप देखेंगे अभी ये थोड़ा स्लो चल रहा है ना, क्योंकि और तो फोर्स धीरे लग रहा है, भाई मास तो है पर इसकी वेलोसिटी कम है। ठीक, ये जो लॉ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है रिलेट करता है मास को और एक्सेलरेशन को किससे बेटा, फोर्स से। F इज इक्वल टू एम इन टू ए। बच्चे इसको हम लोग अभी पूरा जान चुके हैं, इसको हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। अब बाइसिकल ने यहां पे इसने अपनी स्पीड को ज्यादा करा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा आया, उससे फोर्स भी ज्यादा लगा होगा। मोर द फोर्स मोर इज द एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, इस पे एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहां पे our leg muscles pushing the pedals of the bicycle is the force. When we push, okay, push or pull है force. When we push the pedals of the bicycle, it accelerates. It accelerates. और ज्यादा फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन उसकी बढ़ गई। The speed of this bicycle is increased by applying force on the pedals.
ठीक है बच्चों, तो आई थॉट आपको समझ में आ गया है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज है। थोड़ा बच्चों आप लोगों के लिए अब कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए है। यहां पे मुझे बताएंगे कि ये जो फोर्स है ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। आप अगर देखेंगे यहां पे, तो यहां पे 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ को लग रहा है बेटा, 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ को लग रहा है बेटा। आप देखें इक्वल फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल फोर्सेस हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन है। अगर इक्वल फोर्सेस हो और अपोजिट डायरेक्शन हो तो बेटा हम ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स है, देखो इस पे यहां को फोर्स है 10 न्यूटन, इस पे यहां को फोर्स 10 न्यूटन। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती हैं तो फोर्सेस माइनस होते हैं, जब डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्सेस ऐड होते हैं। तो बेटा यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्सेस क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और 0 न्यूटन बेटा इसका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं हमारा जो फोर्स है वो कितना बेटा, 0 न्यूटन है। और अब मैंने आपसे क्या कहा, जब नेट फोर्स आएगा, क्या कहा आपसे बेटा, जब नेट फोर्स आएगा तो वो ही नेट फोर्स क्या देगा बेटा, मास एंड एक्सेलरेशन देगा। अभी अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। इसको अगर लेफ्ट और राइट मूव करना है, इसे बेटा अगर लेफ्ट और राइट मूव करना है तो इसका मतलब ये होगा ना कि एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन आएगा, बढ़ रही है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आएगा। अब नेट फोर्स 0 हो रहा है तो 0 कितना बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो भाई m तो 0 होगा नहीं, तो इसीलिए a की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस पर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, उस पर एक्सेलरेशन है, वो मूव करेगी क्या बेटा, वो तो मूव नहीं करेगी ना, तो वो क्या हुआ बच्चे, स्टेशनरी। क्या हुआ बेटा, स्टेशनरी। क्लियर। अब यहां पे आ जाओ, यहां देख लो, एक फोर्स यहां को है 100 न्यूटन, एक फोर्स यहां को है 30 न्यूटन, है ना बेटा। एक फोर्स इस तरफ को, एक फोर्स उस तरफ को, कितना बेटा, यहां पे है 100 न्यूटन, यहां पे है 30 न्यूटन। तो अब आप समझ चुके हो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो फोर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। तो कितना फोर्स लगा बेटा, 100 न्यूटन फोर्स लगा। कितना बेटा, 100 न्यूटन का फोर्स लगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगा बेटा। और यहां लगा है 30 न्यूटन का, डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्सेस क्या होंगे, माइनस होंगे, 70 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो इस तरफ को आ रहा है, जो नेट फोर्स आ रहा है वो इस तरफ को आ रहा है, और वो कितना आ रहा है बेटा, 70 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 70 न्यूटन। तो अगर नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा किसी डायरेक्शन में, अगर किसी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा, अगर किसी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा, तो बच्चे वो कैसे फोर्सेस हैं यार, बताएं जल्दी मुझे, वो कैसे फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कैसे फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड। और आप सब सीख चुके हैं कि इसका अब नेट फोर्स कितना आने वाला है, 70। मूवमेंट कहां को होगी, जिस तरफ को नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स किस तरफ को है, राइट की तरफ को। शायद ये अब पता नहीं, ये लेफ्ट ले ले शायद इसके अकॉर्डिंग। अगर देखो मैं ऐसे देखो तो लेफ्ट होगा, सामने देखो तो क्या होगा, राइट होगा। तो अब वो देख लेना, मतलब इस तरफ को है तो इसे हम राइट लिख लेते हैं, चलो राइट लिख लिया, ठीक है ना। तो अब बेटा फिर बताओ, अब आप लोग करो इस सवाल को, दिमाग चलाओ इस पे, फिर मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो सबने कर लिया है मेरे ख्याल से ना, सबने इसको सीख लिया है। तो
डायरेक्शन एक यहां को है 445 न्यूटन और यहां को है 145 न्यूटन, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो फोर्सेस क्या होंगे बेटा जी, माइनस होंगे। तो 300 न्यूटन क्या है इसका नेट फोर्स आया, और वो एफ नेट कहां को आया बेटा, लेफ्ट की तरफ को। कहां की तरफ को आया बच्चे, लेफ्ट की तरफ को आया। तो इसका मतलब फोर्स कैसा है, अनबैलेंस्ड। नेट फोर्स कितना आया था, दोनों का सब्ट्रैक्शन आया था बेटा, दोनों माइनस किया था हमने, कितना आया था 300 न्यूटन। ठीक है, कहां को मूव करा, लेफ्ट को मूव कर गया। क्लियर, अब बताएं, बहुत तेजी से बताएंगे, बहुत तेजी से, सोचना नहीं है। एफ नेट 0, फोर्सेस क्या हैं, अपोजिट हैं तो माइनस होंगे, है ना। तो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस फोर्स में नेट तो कितना होता है बेटा, 0 होता है। और कैसा रहेगा बेटा, स्टेशनरी, क्योंकि एक्सेलरेशन आने के लिए एफ नेट तो आना चाहिए। फाइनली ये भी आप लोग खुद से कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स है, कहाँ जा रहा है बेटा, कहाँ हो जाएगा, कितना आ गया 50, फिर लेफ्ट को मूव कर गया, खत्म। अब अच्छा, अब यहां पे बात कर रहे हैं, देखिए अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो ये बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स में क्या स्पीड कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट स्पीड रहती है, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब नेट फोर्स होगा। एक्सेलरेशन कब आएगा, स्पीड में चेंज कब आता है, जब एक्सेलरेशन होता है। स्पीड में चेंज कब आता है, एक्सेलरेशन होता है। फोर्स अगर बैलेंस है तो एफ नेट कितना है, 0, तो स्पीड में चेंज नहीं आएगा। ओ देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस फिगर में कंफ्यूजन थी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कंफ्यूजन थी कि फोर्स बैलेंस है कि नहीं है। अगर इसमें मूवमेंट यहां वहां है, अगर मूवमेंट इसमें यहां वहां है, तो हो सकता है कि इसमें क्या जो है, अरे यार स्पीड तो कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन नहीं है। यही तो समझाया था मैंने, समझाया क्या था मैंने कि एक्सेलरेशन, देखो गलती से मैंने गलत टिक कर दिया, क्या समझा था मैंने, एफ नेट क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। बैलेंस फोर्स आ रहा है, ये 0 आ गया, ए कितना आ गया, 0 आ गया, समझाया वो, और क्लिक हमने गलत पे कर दिया। ए कितना आ गया, 0 आ गया, तो अगर ए 0 है तो इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड सेम रहेगी। यहां का एरो बड़ा दे दिया है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि यहां का फोर्स ज्यादा होगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब ये सब आप खुद से कर सकते हैं, ये से बैलेंस लग रहा है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगी, बिल्कुल कांस्टेंट होगी स्पीड, क्योंकि सारे फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलो बच्चों, ये अब तो बच्चों अब हम समझते हैं कि सीट बेल्ट की जरूरत क्यों है। सीट बेल्ट की जरूरत क्यों है, आप ये बात समझिए अच्छे से। आप देखें, आप अगर समझें इसमें कि अगर अभी यहां पे देखेंगे तो ये कार मोशन में है, समझें, कार क्या बेटा, मोशन में। मान लीजिए एकदम से सामने कोई एलियन आ गया। अब क्या है कि अगर कार बेटा मोशन में है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है बेटा कि ये कार मोशन पे ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। वैसे तो सड़कों बच्चे जब हम लोग अपनी कार से रेस पे पैर हटा देते हैं तो जो सड़क का फ्रिक्शन फोर्स है वो काम करता है स्पीड कम करने के लिए, पर यहाँ पे हम लोग अभी उस कॉन्सेप्ट को लेकर चल नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि एक इंसान को सीट बेल्ट क्यों पहननी है।
अगर ये कार आ रही है और इसने सडनली ब्रेक लगाया, तो बेटा आप बताएं कि उसका नेट फोर्स काफी ज्यादा होगा, मतलब एक्सेलरेशन, मतलब बेटा एक्शन क्या होगा बेटा, मान लो आपकी स्पीड पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी और बेटा एकदम से ही क्या हो गई, 0 हो गई। वही सेम केस कि मोमेंटम एकदम से क्या हो गया बच्चे, बहुत ही कम हो गया। मोमेंटम एकदम से बहुत ही कम हो तो बेटा फोर्स क्या हो, बहुत ज्यादा अप्लाई हो गया। आप बात समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये इंसान को सीट बेल्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, इसके लिए समझेंगे आप। इसके लिए क्या है कि इसकी बॉडी अभी रेस्ट पे है, इसकी बॉडी अभी रेस्ट पे है और ये कार अभी मोशन में है। इसकी बॉडी अभी रेस्ट पे है और बेटा कार अभी मोशन में है। ठीक है, जैसे ही बेटा जैसे ही इसने सडन ब्रेक मारे, इसने अपने से ब्रेक मार दी है, तो अब इसकी बॉडी बेटा क्या हुई थी, एकदम से आगे आई थी, आगे आई थी। क्यों आई थी बेटा वो, देखिए गाड़ी रुकी तो बॉडी रेस्ट पे रहना चाहेगी, रेस्ट पे रहना चाहेगी। गाड़ी पे फोर्स लगा पीछे को, उसने क्या करा, रिटार्डेशन करा। क्या करा बेटा, रिटार्डेशन। इसने करा रिटार्डेशन, इसने एकदम से गाड़ी को रोका, रिटार्डेशन किया। अब क्या हुआ, इनर्शिया की वजह से या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया की वजह से, अगर ये इंसान मोशन में था गाड़ी के साथ में, गाड़ी के साथ में मोशन के में होने की वजह से इसकी बॉडी आगे को जा रही थी। ठीक, जैसे ही गाड़ी रुकी उस पर आपने ब्रेक लगाया और रुकी। अब इसकी बॉडी क्या है, मोशन में है, इसकी बॉडी मोशन में है। तो क्या हुआ बेटा, एकदम से तो ये अपोज करेगा, तो ये अपोज करेगा टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये अपोज करेगा टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये अब ये आगे था, गाड़ी रुकी तो ये उसको अपोज करने के चक्कर में बेटा कहां हो गया, आगे हो गया। आप ऐसे फील करें जैसे मान लीजिए आप एक गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, आपने बहुत तेज रेस दी एकदम से ही, तो आप रेस्ट पे थे, आपने तेज रेस दी तो गाड़ी आगे गई पर आपकी बॉडी पीछे को हो गई। क्यों क्यों हो गई पीछे बेटा, क्योंकि आपकी बॉडी क्या थी बेटा, रेस्ट पे थी। आपने कार को रेस दी आगे को, तो बॉडी उसको अपोज करने के लिए तो कहां ले गई, पीछे को। समझ रहे हैं। ऐसे ही आप तेज कार पे थे, आपने ब्रेक मारे तो पहले आप आगे को थे तो बॉडी मोशन में थी, आपने उसको रोका कार को, तो कार को रोका तो क्या हुआ, पीछे का फोर्स आया, पर आपकी बॉडी अपोज करेगी टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो वो अब उसने पीछे को मोशन को चेंज किया तो आप अपोज कर रहे हो तो आपकी बॉडी आगे को आ गई। तो इसलिए सीट बेल्ट की जरूरत है ताकि वो इंजरी से आपको बचा सके। व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड द पर्सन और पैसेंजर मूव विथ फुल स्पीड एज दैट ऑफ कार इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कार की स्पीड से वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द कार स्टीयरिंग व्हील विंडशील्ड ईटीसी कमिंग इन द वे टू स्टॉप गिविंग इंजरी, बट हेयर द सीट बेल्ट स्टॉप इन फ्रंट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्ट। मतलब कि अगर ब्रेक मारने के बाद आप आगे जाके कार का स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, विंडशील्ड, इससे आपको चोट लग सकती है। तो इसीलिए सीट बेल्ट क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि आप आगे ना जाएं। ठीक है।